Hello everyone to the part 7 of this revision video of economics. आज के क्लास में हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जो हम रिविजन कर रहे हैं फॉर करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हेलीकॉप्टर व्यू में आओ तो देखो हमने बेसिक वार्म अप कर लिया, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज कर लिया, फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट कर लिया, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कर लिया, mark to market value is done, purchasing power parity is done, Fisher effect is done, carry trade is done, and last वीडियो में हमने BOP and its influence भी कर लिया था। ठीक है, आज के वीडियो पे मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, मॉनेटरी मॉडल एंड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग अप्रोच। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं इसको। ठीक है सर, ये तीनों मॉडल है क्या? तो मैं आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे देता हूं, ये तीनों मॉडल क्या है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल, पोर्टफोलियो अप्रोच एंड मॉनेटरी मॉडल, ये तीनों ही मॉडल एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये तीनों ही मॉडल एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं। सर वो क्या है? ये मॉडल आपको बताता है द इम्पैक्ट ऑफ मॉनिटरी स्लैश फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनिटरी स्लैश फिस्कल पॉलिसीज on the exchange rate of the currency, on the exchange rate of the currency। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल, चाहे पोर्टफोलियो मॉडल हो चाहे मॉनेटरी मॉडल हो, ये तीनों एक ही चीज बताता है कि भाई एक देश का मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट उसके एक्सचेंज रेट में कैसे होता है। तो सर जब तीनों एक ही चीज बता रहे तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेजरली 2 चीज से आता है। ठीक है, पहला जो चीज है अपने को ये समझना पड़ेगा कि कुछ मॉडल लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता है कि लॉन्ग टर्म में फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन एक्सचेंज रेट। कुछ मॉडल खाली शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का इम्पैक्ट लेके चलता है। कुछ मॉडल खाली फिस्कल पॉलिसी को कंसिडर कर रहे हैं, कुछ मॉडल खाली मॉनेटरी पॉलिसी को कंसिडर कर रहे हैं। कुछ मॉडल पे इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आता है एंड कुछ मॉडल पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है। तो बेसिकली मेरा स्टार्ट पॉइंट सेम है, मेरा एंड पॉइंट सेम है, which is the fiscal या monetary policy and end point is the impact on exchange rate। लेकिन जो रास्ते से हम जा रहे हैं, जो रूट हम ले रहे हैं, जो जर्नी हम लोग ले रहे हैं वो बदल जाता है। चाहे आप मंडल फ्लेमिंग ले लो, चाहे आप मॉनेटरी ले लो, चाहे आप पोर्टफोलियो ले लो। क्या क्लियर हो रहा है? मतलब मेरे को खाली ये समझना है कि भैया किस मॉडल के अंदर किस मैक्रो वेरिएबल से क्या इंपैक्ट अपने एक्सचेंज रेट में पड़ता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर क्या ये तीनों मॉडल रियल लाइफ में विजिबल है? इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा जो मैं लेवल 1 में भी बोलता हूं। कोई भी मॉडल होता है ना, कोई भी मॉडल होता है वो बहुत सारे अजम्पशंस के साथ बनता है। क्या अजम्पशन? जैसे ये मॉडल अज्यूम करेगा कि x इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, z इज कांस्टेंट, तो a का इंपैक्ट b में ये होगा। तो उसने x y z को कांस्टेंट माना है। अगर वो कांस्टेंट नहीं मानता तो ये मॉडल पॉस्टुलेट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी मॉडल जो आप इकोनॉमिक मॉडल हो गया जो बनता है। रियल लाइफ का प्रॉब्लम क्या है कि ना x कांस्टेंट है, ना y कांस्टेंट है, ना z कांस्टेंट है, और ना a का इंपैक्ट b में इतना डायरेक्टली आता है जितना ये मॉडल में आता है। तो सर क्या ये तीनों मॉडल रियल लाइफ में दिखाई देते हैं? द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो। टू सम एक्सटेंट दे आर विजिबल, टू सम एक्सटेंट दे आर नॉट। आर वी क्लियर? तो कुछ एक्सटेंट तक ये विजिबल है, कुछ एक्सटेंट तक ये विजिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है अपन का? ठीक है, तो अपने स्टार्ट करेंगे विद दीज मॉडल्स। ठीक है, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मंडल फ्लेमिंग मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, बहुत मजा आएगा ये मॉडल देख के। देखो मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या बोलता है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल दोनों कंसिडर करता है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल, आप ये चीज, वैसे तो मैंने ये टेबल बनाया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये वाला टेबल। ठीक है, ये लिटरली एक ब्रह्मास्त्र टेबल है, लेकिन ठीक है चलो अपने इसको साइड रखते हैं, अपने पहले डिस्कस करते हैं। मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है ना,
ये दोनों कंसिडर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी कंसिडर करता है, फिस्कल पॉलिसी भी कंसिडर करता है। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी किसके ऊपर? ऑन एक्सचेंज रेट। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट, लेकिन बात समझो, ये डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी आपका या फिस्कल पॉलिसी से एक्सचेंज रेट में नहीं आ रहा है, बीच में है इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली इट इज लाइक इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट, एंड फिर इंटरेस्ट रेट के कारण मेरा एक्सचेंज रेट में क्या इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट के कारण मेरा एक्सचेंज रेट में क्या इम्पैक्ट है। क्या ये अपने क्लियर हो पा रहे हैं? बताओ, क्या ये चीज क्लियर हो पा रहा है? हाँ सर। अब ये लाइन ना इज द डिफाइनिंग लाइन ऑफ द मंडल फ्लेमिंग मॉडल। पढ़ो क्या है। दिस मॉडल अज्यूम्स इकोनॉमी हैज सफिशिएंट सप्लाई कैपेबिलिटी, इकोनॉमी के पास सफिशिएंट सप्लाई कैपेबिलिटी एंड दस फोकसेस ओनली ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड कंसिडर्स that there will be no inflation since the supply will adjust to demand। किसी का दिमाग खुल रहा है? याद करो, हमने दो चीज पढ़ा था, परचेजिंग पावर पैरिटी और एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट का मूवमेंट अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन से होता है या इंटरेस्ट रेट से होता है। यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला है कि भैया फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट में कैसे है एंड उसके बाद एक्सचेंज रेट में कैसे है। तो फिर किसी बच्चे का क्वेश्चन आना चाहिए, सर इन्फ्लेशन क्या हो गया? इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे पहले ही वो चीज को रूल आउट कर दिया बोल के कि भैया इन्फ्लेशन इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, अगर डिमांड गिरा तो सप्लाई गिर जाएगा। मतलब सप्लाई will adjust to demand and thus inflation will not take place। इन्फ्लेशन जीरो रहेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो एक्सचेंज रेट पे भी उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। दिस इज द डिफाइनिंग लाइन। ये मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो इस मॉडल को बाकी दोनों मॉडल से अलग करता है। क्लियर है? एक और आप लोग पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो जो हमने बाद में कवर किया है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल इज प्राइमरीली अ शॉर्ट टर्म मॉडल, प्राइमरीली शॉर्ट टर्म। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस ऑन एक्सचेंज रेट को फोकस करता है, ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस को नहीं कंसीडर करता है। क्लियर हो रहा है? अब आपको ये लिखा हुआ थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, डोंट वरी, मैंने इसके लिए क्लास में एक चार्ट बनाया था, हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है? मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है? अपने को ये समझना है कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट मेरे एक्सचेंज रेट में क्या आता है। लेकिन उसके पहले अपने को ना एक चीज और डिसाइड करना है, सर एक्सचेंज रेट क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है? तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल में सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है वेदर योर एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है? मान लो आपके पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, मैं ये ले रहा हूं, ठीक है? मान लो अपने पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो क्या होगा? अगर अपन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें, सर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो सेंट्रल बैंक पॉलिसी है जिसमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है। कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स, बाय डूइंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाय बाइंग द सिक्योरिटीज इन फ्रॉम द मार्केट, ताकि मार्केट में पैसा आए, reducing the bank rate, reducing the CRR, reducing the SLR, reducing the repo rate। बेसिकली मेरे को मार्केट में पैसा पहुंचाना है, मेरे को लेंडिंग बढ़वाना है। ठीक है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? देखो आर कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि चीप मनी आ रहा है इकोनॉमी में। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो यही होता है ना कि पैसा को चीप कर दो। अब चीप मनी आ रहा है, आर कम हो गया। अब मैं चाहता हूं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया आप वो माथा में लाओ। सर अगर आर कम हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा करेंसी लो यील्डिंग करेंसी में आ जाएगा? बताओ।
क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा करेंसी लो यील्डिंग करेंसी में आ जाएगा? और जैसे ही मेरा करेंसी लो यील्डिंग करेंसी में आएगा, क्या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर मेरे पे पैसा डालना चाहेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे से ज्यादा रिटर्न कोई और देश दे रहा होगा। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मेरा देश से पैसा निकालना चालू करेंगे। देयर विल बी एन आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि मेरा आर कम हो गया। तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज करने के लिए आर को कम कर दिया, बट उससे क्या हो रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स को मजा नहीं आ रहा है, तो वो लोग देश से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? देयर इज अ कैपिटल आउटफ्लो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब मार्केट में बहुत पैसा हो जाता है, आप ये चीज अभी भी इंडिया में ऑब्जर्व करना, तब क्या होता है? क्रेडिट लेड कंजम्पशन होता है। क्या होता है? क्रेडिट लेड कंजम्पशन। मतलब ऐसा कंजम्पशन जो आपके औकात में नहीं है, जो आपके इनकम में नहीं है, जो आप उधार लेके कर रहे हो। जैसे आज 25,000 का नौकरी करने वाला भी आईफोन 17 प्रो मैक्स चला रहा है। कैसे है? ये क्रेडिट लेड कंजम्पशन है। उसको 1 साल लग जाएगा अपना पैसा चुकाने में आईफोन का, लेकिन वो फिर भी ले रहा है। क्यों? क्रेडिट मिल रहा है। तो जब क्रेडिट लेड कंजम्पशन होता है, तो क्या होगा? फॉरेन इंपोर्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। आप चाहोगे यार मैं गुची का बैग लूं, मैं एलवी का बैग लूं, मैं शनेल का परफ्यूम लूं, मैं ज़ारा के कपड़े लूं, तो आप क्या करोगे? आप फॉरेन गुड्स डिमांड करोगे, तो इंपोर्ट बढ़ेगा एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो आप समझो क्या हो रहा है? जैसे ही इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आया, ठीक है, क्या हो रहा है? आपका कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, प्लस जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ रहा है, तो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट भी ऑन अ राइजिंग ट्रेंड होगा। ये दोनों फैक्टर मिला के क्या करेगा? ये आपके करेंसी पे डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन करेंसी ज्यादा डिमांड कर रहे हो, मतलब होम करेंसी सप्लाई कर रहे हो। तो क्या होगा? देखो, आउटसाइड इन्वेस्टर्स विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन लो यील्डिंग करेंसी एंड फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? आपका करेंसी डाउनवर्ड प्रेशर में आएगा या डेप्रिसिएशन में आएगा। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अगर सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया तो। उसमें आर बढ़ेगा, तो बाहर वाले इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, तो इंपोर्ट्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो देयर विल बी एन अपवर्ड प्रेशर ऑन माय करेंसी। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ क्या झमेला है। झमेला ये है ना कि इसमें 3 सिचुएशन है, 2 और सिचुएशन में आपका कराऊंगा 5, और आपका बाकी दोनों मॉडल में भी रफली रफली 5 सिचुएशन है। सो देयर आर 10 सिचुएशंस जहां पे आपको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करेगा। 10 अलग अलग सिनेरियोज में समझना है। और आपको एग्जाम में पता है क्या आएगा? आपको बोलेगा मंडल फ्लेमिंग मॉडल फॉलो हो रहा है और गवर्नमेंट को अपना करेंसी में अपवर्ड प्रेशर लाना है, तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। या ऐसा बोल देगा कि गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है, आप बताओ मंडल फ्लेमिंग मॉडल के हिसाब से इसमें करेंसी में क्या इम्पैक्ट आएगा। और रफली ऑड अबाउट अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो 10 अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट हल्का सा गलत आता है, तो वैसे तो आंसरिंग एनी 1 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटीज 33%। करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटीज 33%। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आंसर हल्का सा गलत आता है ना, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट आपको हल्का सा गलत आता है, तो आपका सही आंसर होगा ही नहीं। वो 33% विल नॉट मेटीरियलाइज। आप गलत ही करके आओगे, आप कॉन्फिडेंटली गलत करके आओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर आपको एस करना है, तो आपको बहुत फोकस्ड और पिन पॉइंट एकदम पढ़ना पड़ेगा कि यार ये है तो ऐसे है तो वैसे है। ठीक है, इसीलिए मैं कंटेंट को एकदम छोटा 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 करके एकदम लेजर फोकस कंटेंट बना के देता हूं ताकि आपको हेल्प हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर भी इन्होंने 2 सिचुएशन डिस्कस किए। पहला, आपका कैपिटल मोबिलिटी है इकोनॉमी में। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसा लेके जा सकते हैं। हम लोग
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कभी भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसा बाहर ला सकते हैं वापस। मतलब कैपिटल इज फ्री टू मूव, इसको बोलते हैं कैपिटल मोबिलिटी इज हाई। दूसरा सिचुएशन है कि कैपिटल फ्लो इज रेस्ट्रिक्टेड या कैपिटल इज इमोबाइल। इसका मतलब बाहर से पैसा आ गया, अब पैसा रिपैट्रिएट करने नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, उखाड़ लो कुछ भी, पैसा आ गया तो अब मेरा देश में रहेगा, वो प्रॉब्लम है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने आउटफ्लो पे अपना रेस्ट्रिक्शन कर दिया, आप याद रखना इनफ्लो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कैपिटल मोबिलिटी फ्री है कि पैसा आओ पैसा लेके जाओ, इन दैट केस अगर आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, आर कम हो जाता है, सेम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसा, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में भी सेम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसा। इंटरेस्टिंग है जब आपका कैपिटल मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब बात समझो, अगर मेरा कैपिटल मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड भी है तो आर के कम होने से क्या पैसा इंडिया से बाहर जाएगा या पैसा कोई देश से बाहर जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि कैपिटल तो अलाउ ही नहीं कर रहा हूं मैं मोबाइल होने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहा हूं, फॉर कैपिटल रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशन, तो भैया मैं तो कैपिटल मूवमेंट होने ही नहीं दे रहा, तो पहला वाला फैक्टर तो नहीं होगा सर, दूसरा वाला फैक्टर होगा। क्या होगा? डिमांड लेड इंपोर्ट्स तो होगा, कैपिटल फ्लोस होगा नहीं, तो उस केस में भी आपका करेंसी विल हैव अ डाउनवर्ड प्रेशर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोचोगे यार हर केस में तो यही हो रहा है कि करेंसी डाउनवर्ड प्रेशर में जा रहा है, तो फिर समझना क्यों है? समझना इसीलिए है कि जब कैपिटल मोबाइल नहीं है, तो व्हाट इज कॉजिंग द करेंसी डेप्रिसिएशन? इट इज द इंपोर्ट्स। और जब कैपिटल मोबाइल है, then what is the deciding factor for the currency depreciation? It is the capital moving out of your country। समझ में आ रहा है? और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में उसके ऑपोजिट है। क्या आपने क्लियर हो पा रहे हैं? क्या आपने को इतना समझ में आ रहा है? बताओ। ये बोलता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल यही बोलता है, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा में यही लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा उसको टेबल में करके आराम कर दिया। इसमें एक और सिचुएशन है जो नहीं है, जो मैंने बहुत सेपरेटली दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ हाई कैपिटल मोबिलिटी या लो कैपिटल मोबिलिटी, मान लो आपका फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर वर्किंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब सेंट्रल बैंक ने तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ा दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे ना ना पैसा खींचो, वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कर दिया। याद है तो अपने को फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, लेवल 1 में पढ़े हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू चेंज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चेंज द टैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट। टी माइनस जी बोलते थे अपने उसको। तो बात देखो, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो उससे क्या होगा सर, मनी सप्लाई बढ़ेगा, पैसा चीप होगा, आर कम होगा। अगर सर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, लोगों के पास गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंडिंग है, तो क्या होगा, इवेंचुअली आर इंक्रीज होगा, तो जब कैपिटल मोबिलिटी हाई है, मतलब पैसा इधर उधर भाग सकता है, तब आपका अनसर्टेनिटी आता है, आप बोल नहीं पाओगे एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट होगा। ये एक्सचेंज रेट इंपैक्ट है, ठीक है। आप बोल नहीं पाओगे एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। देखो क्यों, देखो मनी सप्लाई विल पुश द करेंसी डाउन, बट हायर एक्टिविटी अट्रैक्ट्स इनफ्लो फोर्सेस कैंसिलिंग आउट। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट लोगों तक पैसा पहुंचा रहा है, ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, उससे इनफ्लो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है,
आर कम होने के कारण पैसा निकलने भी का कोशिश कर रहा है, तो वो कैंसल आउट हो जा रहा है। अगर लो कैपिटल मोबिलिटी है, मतलब कैपिटल आने जाने का बात ही नहीं है, तो सर डेप्रिसिएशन होगा। क्यों? सिंपली ऑफसेटिंग कैपिटल इनफ्लोज होगा नहीं, ऑफसेटिंग कैपिटल इनफ्लोज होगा नहीं, आपका इंपोर्ट्स का डिमांड ज्यादा होगा, इंपोर्ट्स का डिमांड ज्यादा होगा, करेंसी में डेप्रिसिएशन आएगा। मान लो अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी है, मतलब दोनों में आर नीचे है, इसमें क्या होगा, आपका हाई कैपिटल मोबिलिटी में डेप्रिसिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल पूरा बाहर निकल जाएगा देश से। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी आता है लो कैपिटल मोबिलिटी में। क्यों? क्योंकि भैया कैपिटल तो जा ही नहीं रहा देश से बाहर, देश से बाहर कैपिटल तो जा ही नहीं रहा। सो लो रेट्स वीकन द करेंसी बट लो मोबिलिटी म्यूट्स कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, मतलब दोनों में आर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका करेंसी अप्रिशिएट करेगा। क्यों? पैसा आएगा, कैपिटल फ्लोज पे पैसा आएगा, एंड ये अनसर्टेन है क्योंकि कैपिटल फ्लोज तो हो ही नहीं रहा। एंड लास्ट में अगेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है एंड रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी है, तो क्या होगा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे अप्रिसिएशन है, क्योंकि टाइट मनी विल रेज द करेंसी वैल्यू। ये है टाइट मनी, ये क्या करेगा, ये करेंसी वैल्यू बढ़ाएगा, और रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी कम नहीं कर पाएगा इम्पैक्ट को। समझ में आ रहा है? तो ये टेबल इज, आई कैन से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू टू रिमेंबर फॉर योर लेवल 2 एग्जाम, अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा क्वेश्चन आंसर करना है तो, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? इसके साथ हम लोग का मंडल फ्लेमिंग मॉडल हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू मॉनेटरी मॉडल। नेक्स्ट वी मूव टू द मॉनेटरी मॉडल। सर मॉनेटरी मॉडल क्या है? मॉनेटरी मॉडल पता क्या है? मॉनेटरी मॉडल में हम लोग खाली मॉनेटरी पॉलिसी को कंसीडर करते हैं। हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज एज इट इज और स्टेटस क्वो। फिस्कल पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है, खाली मॉनेटरी पॉलिसी के कारण क्या इंपैक्ट आएगा करेंसी में, खाली मॉनेटरी पॉलिसी के कारण करेंसी में क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट, फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें एक और चीज है, जैसे मंडल फ्लेमिंग मॉडल में इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं हुआ था क्योंकि सप्लाई एडजस्ट हो रहा था, इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर होगा। देखो, द मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरली अफेक्ट्स इन्फ्लेशन विच इन टर्न अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट्स। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट कर रहा था, एंड इंटरेस्ट रेट्स फॉर अफेक्टिंग द करेंसी रेट्स, करेंसी रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में ये आपका मॉनेटरी मॉडल में पहला बात, फिस्कल पॉलिसी इज कांस्टेंट, खाली मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर होगा, उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे देखेंगे एंड इन्फ्लेशन से इंपैक्ट अपने करेंसी में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब इसमें ना दो टाइप का मॉडल है, इसमें ना दो मॉडल है, एक है प्योर मॉनेटरी मॉडल और एक है डॉर्नबुश ओवरशूटिंग मॉडल। एक है डॉर्नबुश ओवरशूटिंग मॉडल, ये। तो मॉनेटरी मॉडल के अंदर दो मॉडल है, प्योर मॉडल, डॉर्नबुश ओवरशूटिंग मॉडल। लेकिन दोनों मॉडल का अगर हम लोग सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे, तो यही है कि भैया इन फिस्कल पॉलिसी बैठे रहो अपना जगह पे, मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर होगा, एंड मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे देखा जाएगा, उससे इवेंचुअली करेंसी पे इंपैक्ट देखेंगे। क्लियर है? तो पहले प्योर मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं क्या बोल रहा है। अंडर दिस द पीपीपी होल्ड्स एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड आउटपुट इज हेल्ड कांस्टेंट। देखो, प्योर मॉनेटरी मॉडल बोल रहे पीपीपी होल्ड्स, पीपीपी क्या था, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब इन्फ्लेशन डिफरेंशियल इज कॉजिंग द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। तो अगर कोई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्राइसेस एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बात समझो। देखो, मैंने आपको क्या बोला,
मैंने आपको बोला हर मॉडल का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है, आप जो रास्ता ले रहे हो वो अलग है। तो सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है, तो आप क्या कहीं अलग जा सकते हो? द आंसर इज नो। तो जब अपन मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब अपन मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में ले लो, चाहे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में ले लो विथ हाई कैपिटल मोबिलिटी, चाहे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में ले लो विथ लो कैपिटल मोबिलिटी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रहा था? करेंसी को डेप्रिशिएट कर रहा था। देखो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बराबर, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा था। तो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्लोजिंग पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है तो सर ये रिलेशनशिप तो हर मॉडल में होल्ड करेगा ना, चाहे आप जिस भी रास्ता से जाओ। तो आपका प्योर मॉनेटरी मॉडल में भी वही है। देखो, आपने अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लिया है तो इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। सिंपल। अब रास्ता कुछ भी लो, लेकिन आपका करेंसी डेप्रिशिएट करेगा। सर क्यों डेप्रिशिएट करेगा? सीधा हिसाब है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अगर आपने x% से मनी सप्लाई बढ़ाया, मतलब आप जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर रहे हो तो आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे, यस और नो? आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे, तो अगर आपने x% से मनी सप्लाई बढ़ाया, यहाँ पे बोल रहा है प्राइस विल इंक्रीज बाय द सेम x%, बिकॉज ऑफ विच योर करेंसी विल डेप्रिशिएट, बिकॉज ऑफ विच योर करेंसी विल डेप्रिशिएट। वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि जब अपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, इंपोर्ट का डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? x% से मनी सप्लाई बढ़ा है तो x% से भाव बढ़ा, डोमेस्टिक रेट्स बढ़ा, डोमेस्टिक रेट्स बढ़ा, करेंसी डेप्रिशिएट हुआ। तो खाली लॉजिक अलग है डिराइवेशन का कि इंक्रीज इन सॉरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉजिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। रूट अलग है, एक रूट था इंटरेस्ट रेट का रूट, एक रूट है इन्फ्लेशन का रूट। समझ में आ रहा है? बताओ, इतना फंडा क्लियर हो रहा है? और जो भी है वाइस वर्सा है, अगर एक्सपेंशनरी में डेप्रिसिएशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी में अप्रिसिएशन है। ठीक है, ये देखो, प्योर मॉनेटरी अप्रोच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर मॉनेटरी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, प्राइमरीली शॉर्ट टर्म मॉडल है। समझ में आ रहा है? अब ये डॉर्नबुश ओवरशूटिंग मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है इन बोथ कोर, इन श्वाइजर, एवरीवेयर। मैंने क्या करा है, मैंने इसको बहुत सिंपली आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिखवा दिया है। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो, डॉर्नबुश ओवरशूटिंग मॉडल क्या बोलता है पता है? ये क्या बोलता है कि देख, फिस्कल पॉलिसी में मान नहीं रहा, हटा, मैं मान रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन मैं मॉनेटरी पॉलिसी का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म करेंसी इंपैक्ट मानूंगा। मतलब अभी कोई मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक लेगा तो उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या होगा करेंसी में, मैं उसको भी स्टडी करूंगा, और उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा करेंसी में, मैं उसको भी स्टडी करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब अभी कोई सेंट्रल बैंक अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लेता है तो उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट करेंसी में क्या होगा, मैं उसको भी स्टडी करूंगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है करेंसी में, मैं उसको भी स्टडी करूंगा। देखो, कंसीडर्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट। अब क्या है, हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल लिया है। सर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आप पहले मेरे को एक लाइन में बताओ। सर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये पता है कि करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, करेगा ना, बस। अब पढ़ो। सर जैसे ही आर कम हुआ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होगा? सबसे पहला रिएक्शन होगा कैपिटल फ्लोज में। क्या रिएक्शन होगा? इन्वेस्टर्स विल मूव द मनी आउट फ्रॉम लो यील्डिंग करेंसी।
जैसे ही रेट कम होगा इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकालेंगे। जैसे ही रेट कम होगा इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकालेंगे। बताओ एम आई राइट और नो? जैसे ही रेट कम होगा इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकालेंगे, तो इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण होगा ओवर शूटिंग। स्टेप 2 इज ओवर शूटिंग, जिसके कारण डॉर्नबुश ओवर शूटिंग मॉडल का नाम पड़ा है। क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्टेप 1 में क्या था कि आर के कम होने से कैपिटल आउटफ्लो हो गया। बिकॉज ऑफ स्टेप 1 द करेंसी विल फेस ह्यूज डाउनवर्ड प्रेशर एंड डेप्रिशिएट बियॉन्ड लॉन्ग रन। इसका मतलब क्या है, आपको बात समझो। मान लो करेंसी चल रहा है 90 रुपया पर डॉलर। ठीक है, इंडिया वाले आरबीआई ने क्या किया, अपना रेट गिरा दिया। तो यहाँ पे सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं कि भैया भागो, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। क्या होगा? 90 रुपया से एक बार शॉर्ट टर्म के लिए 90 का 98 हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, एग्जांपल ले रहा हूँ। 90 का 98 हो जाएगा। लेकिन इतना खतरनाक डेप्रिसिएशन होना नहीं चाहिए था। ये क्या है? ये ओवर रिएक्शन है। ये किसका? ये मार्केट्स का ओवर रिएक्शन है। इतना खतरनाक डेप्रिसिएशन होना नहीं चाहिए था, इतना खराब हुआ ही नहीं था। इट इज लाइक यार, मैथ्स में 1 मार्क्स कम आने से मार पड़ गया, फेल नहीं हुआ लड़का, 1 मार्क्स कम आया तो मार पड़ गया। मतलब जितना खराब हुआ नहीं उससे खराब रिजल्ट आ गया। इसको बोलते हैं ओवर शूटिंग। क्या बोलते हैं? ओवर शूटिंग। ओवर शूटिंग, जरूरत से ज्यादा चला गया नीचे, डेप्रिशिएट हो गया, तो एकदम धड़प करके जरूरत से नीचे आएगा। जिसके कारण क्या होगा देखो, इन शॉर्ट रन करेंसी इज मोर वोलाटाइल। हिसाब से 90 का 93 आना चाहिए था, 90 का 98 चला गया। रुपया इतना खतरनाक डेप्रिशिएट हुआ। हिसाब से अगर एक स्टेबल लेवल पे लेंगे तो 90 का 93 इज जस्टिफाइड, 90 का 98 चला गया, वो गलत हो गया। अब क्या होगा? स्टेप 3 में स्लो और ग्रेजुअल करेक्शन। मतलब नाउ पीपल विल कम टू देयर सेंसेस एंड अदर फैक्टर्स विल आल्सो स्टार्ट टू प्ले। सर कैसे? बात समझो। जब मेरा करेंसी इतना खतरनाक डेप्रिशिएट हो जाता है, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा? अब मेरा माल सस्ता होगा दुनिया के लिए, तो मेरा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा। एट द सेम टाइम मेरे घर में जो इंपोर्ट होता तो उसका डिमांड गिरेगा, क्योंकि अब चीजें महंगी हो रही है, तो वो करेंट अकाउंट इंपैक्ट आएगा। देखो, प्राइसेस आर स्टिकी इन शॉर्ट रन, बट ओवर टाइम ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, दस क्रिएटिंग अ करेक्शन इन करेंसी ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड। ठीक है, हल्का सा करेक्शन होने लग गया, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा। इसका मतलब स्टेप 3 में करेक्शन होगा होगा मतलब 98 आएगा, 97.5, फिर 97, फिर 96.5, आते आते द एक्सचेंज रेट in long run will reach the point where it is influenced by capital flow and price level, that is the stable price। मतलब अपना लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, विच माइट बी 93 और 93.5, जैसा भी आपका परचेसिंग पावर पैरिटी है वो बोलता है। दिस इज नोन एज डॉर्नबुश ओवर शूटिंग मॉडल, कि शॉर्ट रन में एक बार ओवर शूट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसका इंपैक्ट उतना ही दिखेगा जितना जायज है। समझ में आ रहा है? उतना ही दिखेगा जितना जायज है। बताओ, मजेदार मॉडल है। और आई होप मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, तो आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, इसके साथ हो गया अपना दूसरा मॉडल। तीसरा मॉडल अपना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग अप्रोच। तीसरा मॉडल अपना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग मॉडल। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग मॉडल भी अलग है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई मैं मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं मानूंगा, उसको कांस्टेंट रखो, उसको स्टेटस क्वो रखो, मैं मानूंगा फिस्कल पॉलिसी को। मेरा ध्यान फिस्कल पॉलिसी पे है, और फिस्कल पॉलिसी का शॉर्ट टर्म नहीं, फिस्कल पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे है। देखो, मंडल फ्लेमिंग क्या था? शॉर्ट टर्म था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या था? मॉनेटरी मॉडल क्या था? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंबाइंड। और पोर्टफोलियो क्या है? इट इज फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग टर्म। देखो, इट फोकसेस ऑन द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, it takes a long term view and evaluates the effect of sustained fiscal deficit और surplus on currency values। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये एक सीधा एक चीज बोलता है। ये क्या बोलता है पता है? बात समझो।
गवर्नमेंट या तो फिर फिस्कल डेफिसिट रन कर सकते हैं, फिस्कल सरप्लस रन कर सकता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हुआ कि इट इज स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट इज अर्निंग, इट इज स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट इज अर्निंग। अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ कैन इट स्पेंड मोर देन इट कैन अर्न? ये कैसे ज्यादा खर्चा कर सकते हो एज कंपेयर टू अर्निंग? सीधा हिसाब है उधार लेके, वही है ना, तुम उधार लेके ही तो खर्चा करोगे अगर तुम कमा नहीं रहे हो तो। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया है कि मैं स्ट्रक्चरल फिस्कल डेफिसिट ही रन करूंगा, मतलब मेरा फिस्कल डेफिसिट ही रन होता रहेगा, इट देयर इज अ प्रॉब्लम। सर क्या प्रॉब्लम? कि भाई जो उधार दे रहा है, क्या वो आपको जिंदगी भर के लिए उधार देगा? मे बी यस, मे बी नो। मान लो अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल बेसिकली एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी का एक रेशियो होता है, वो अपन लेवल 1 में सीखते हैं। एक्सटर्नल लेवल 1 में सीखते हैं कि लेवल 3 में सीखता है, आई एम अ बिट हेजी, लेकिन हाँ एक रेशियो होता है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी। तो अगर मान लो वो रेशियो ना औकात से ज्यादा बाहर चला गया, तो यू माइट बी कंसिडर्ड, योर कंट्री माइट बी कंसिडर्ड एज अ रिस्की कंट्री, और आपको कोई पैसा देना नहीं चाहेगा। उस केस में आपका करेंसी पे एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर आप लंबे समय तक डेफिसिट रन करते हो, यू माइट रन इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन योर करेंसी, बिकॉज नोबडी विल रीफाइनेंस और गिव यू लोन्स। समझ में आ रहा है? ये देखो, देखो, when a government pursues a long term stance of expansionary fiscal policy, an investor should evaluate the implication of such policy on expected risk and return. If investor perceive that the yield or the currency return is sufficient, they will continue to purchase the bond. However, continued increase in fiscal deficits are unsustainable. An investor may refuse to fund the deficit, leading to currency depreciation. इसका मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूअसली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रन किया जा रहा है जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो सर लॉन्ग टर्म पे करेंसी डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे करेंसी डेप्रिशिएट होगा। इसका दूसरा चीज है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लॉन्ग टर्म मान लो ऐसा नहीं भी है कि आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, मतलब एवरीबडी इज गिविंग यू मनी, मान लो ऐसा है, फिर भी लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को ये कोर्स तो रिवर्स करना पड़ेगा थ्रू टाइटर फिस्कल पॉलिसी। अभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चला रहा है, मतलब फिस्कल डेट चला रहा है, कभी ना कभी तो कम देश को इसका जकड़ बनाना पड़ेगा ताकि वो अपना लोन को कम कर सके, लोन को रीपे कर सके। जब वो करेगा तब आपका करेंसी डेप्रिसिएट होगा। अगर नहीं करता है, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रिवर्सेस, इट विल हैव टू मोनेटाइज द डेट विच विल अगेन लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो इसका एक तो छोटा सा मैंने आपको टेबल दिया है। अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन करता है, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन करता है, शॉर्ट रन में क्या होगा, आपका करेंसी अप्रिशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, आपको पॉलिसी जब रिवर्स करोगे तब आप डेप्रिसिएशन में चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज समझना। जब आप शॉर्ट टर्म में फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी रन करते हो तो आप करेंसी अपना अप्रिसिएटिंग देख सकते हो। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअसली फिस्कल पॉलिसी का एक्सपेंशन रन कर दिया, फिस्कल डेफिसिट में चले गए, उसको फंड करने के लिए बोरोइंग ले लिया, वही करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको पॉलिसी जब रिवर्स करोगे तब आपको दिखेगा कि आपका करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इसके साथ अपना तीनों मॉडल खत्म, इसके साथ अपना तीनों मॉडल खत्म। अब इसके लिए मैं एक तो बढ़िया सा कंपैरिजन का शीट बनाया हूं, आप ये चीज देख सकते हो। मेजर बेसिस ऑफ कंपैरिजन, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, मॉनेटरी मॉडल या पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। ये प्लीज अपने कॉपी में लिख लो, बहुत हेल्पफुल है। देखो, कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, मंडल फ्लेमिंग में दोनों होता है, मॉनेटरी मॉडल में खाली मॉनेटरी होता है, पोर्टफोलियो बैलेंस में खाली फिस्कल पॉलिसी होता है। क्लियर है? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, सर मंडल फ्लेमिंग में क्लियरली दिया हुआ कोई इम्पैक्ट नहीं है,
मॉनेटरी पॉलिसी में क्लियरली दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन इज द ड्राइविंग फोर्स, और पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच में ऐसा कोई बात नहीं होता। टाइम पीरियड, मंडल फ्लेमिंग मेजरली शॉर्ट टर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है, और पोर्टफोलियो मेजरली लॉन्ग टर्म है। ठीक है। कैपिटल मोबिलिटी, मंडल फ्लेमिंग के अंदर आप मल्टीपल अजम्पशंस लेते हो। सर मॉनेटरी मॉडल में आप कैपिटल को मोबाइल मान के चल रहे हो, एंड पोर्टफोलियो में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों मॉडल को अलग बनाते हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, रास्ते अलग अलग है। पहला का रास्ता है इंटरेस्ट रेट, दूसरा का रास्ता है इन्फ्लेशन, तीसरा का रास्ता है आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। क्लियर हो रहा है? सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। अपना एक ही टॉपिक बचा मिसलेनियस, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये तीनों भी हो गया अपना। अपना एक ही टॉपिक बचा मिसलेनियस, वो अपने अगले वीडियो में करके निपटा देंगे। ठीक है गाइस, बाय।